हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर। आज एक बार पुनः अपन और एक नए वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अपन रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वाली वीडियो के अंदर भी अपन ने रक्त परिसंचरण तंत्र से 10 प्रश्नों को देखा था और उससे पहले अपन ने श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र से पहले अपन ने पाचन तंत्र के प्रश्नों को देखा था। यदि वो वाले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे दिया गया है, जाके सभी वीडियो को वॉच कर दीजिए और सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखिए ताकि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हो। सबसे पहला प्रश्न शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर है उनको बता दूं कि हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों से महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं और आपके बीच लाए जाते हैं। उसके अलावा जो राजस्थान की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्ड की जो किताबों हैं उसके प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके साथ साथ में कंपटीशन, जितनी भी राजस्थान में कंपटीशन वृत्तियां की जो एग्ज़ाम होती है उसमें जहां पर साइंस का पोर्शन आता है वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहता है। तो मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सके। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर के भार का कितने % रक्त होता है। यानी कि हमारे शरीर का जो भार होता है, टोटल वेट जो होता है उसमें से कितने % ब्लड होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 9%, 12%, 7% या 5%। आपके उत्तर का मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बता दीजिए कितने % होगा। बिल्कुल 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 अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सही आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर सही आंसर है आंसर ग, यानी कि 7%। 7% का मतलब है यदि आपके शरीर का वेट 70 किलो है तो 70 का 7% यहाँ पर कितना हो जाएगा। 70 का 7% यहाँ पर हो जाएगा 49/10, यानी कि 4.9, यानी कि लगभग 5 लीटर के आसपास। यदि आपके शरीर का वजन 70 केजी है तो आपके शरीर में 5 लीटर के आसपास रक्त होता है। कल अपन ने प्रश्न के अंदर देखा था कि एक औसतन वयस्क व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होता है। दोनों प्रश्नों को कंबाइन कर दीजिए, कितने % तो 7%, और औसत कितना होता है तो 5 से 6 लीटर। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि सबका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है। जो आपकी श्वेत रक्त कणिका यानी कि आपकी जो WBC होती है, जिसको आप ल्यूकोसाइट कहते हो, उसका क्या कार्य है। क्या संक्रमण से रक्षा करना है, प्रतिरक्षा निर्माण करना है, भोजन का परिवहन करना है, या क व ख दोनों। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, जो आपकी रक्त वाहिनी होती है, जैसे यहाँ पर आपके धमनी दी गई है या आप इसको सीरा मान लो, इसके अंदर एक होती है आरबीसी और एक होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपकी ये सभी के सभी डब्ल्यूबीसी दी गई है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपके हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। तो ये सभी चीज़ें अपन ने देख ली थी और आगे देख लेंगे। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सबने टिक कर लिया होगा। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ग रहेगा, यानी कि संक्रमण से रक्षा करना और प्रतिरक्षा का निर्माण करना। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो डब्ल्यूबीसी के द्वारा होता है। आगे अपन देखेंगे कि एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो कौन सी डब्ल्यूबीसी के द्वारा होता है या कौन से प्रोटीन के द्वारा होता है। तो सभी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका जो भोजन का परिवहन है, भोजन का परिवहन करने का काम कौन करती है, आरबीसी जो ये है, ये भोजन का परिवहन करने का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, उससे नेक्स्ट प्रश्न को बताने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा आपके डब्ल्यूबीसी के बारे में वर्णन दिया गया है। श्वेत रक्त कणिकाएं, या इसको श्वेताणु कह दो या इसको ल्यूकोसाइट कह दो। 3 नाम ध्यान रखना, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट। इसको यूनान प्रदेश के अंदर सामान्यतः ल्यूकोस का मतलब होता है सफ़ेद और काइटोस का मतलब होता है कोशिका, यानी कि सफ़ेद रंग की जो कोशिका होती है उसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। शरीर की संक्रमण से और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिका है। ल्यूकोसाइट 5 विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन इन सभी की उत्पत्ति अस्थि मज्जा से होती है। ध्यान रखना, जो डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति होती है वो भी अस्थि मज्जा से होती है, आरबीसी की उत्पत्ति भी अस्थि मज्जा से होती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के लिए एक लसिका भी जिम्मेदार होती है। तो इस अस्थि मज्जा के साथ में आपको लसिका भी ध्यान रखना है। अस्थि मज्जा की मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, कल अपन ने देखा था कि जी एक मिनट
एक थी HSC यानी कि हीमोपोइएटिक स्टेम सेल जो होती है, HSC जो होती है, उसके द्वारा RBC, WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, यानी कि इसकी प्रारंभिक जो कोशिका है वो HSC मानी जाती है। ल्यूकोसाइट पूरे शरीर में पाई जाती है, ठीक है, जिसमें रक्त और लसिका प्रणाली सम्मिलित है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ध्यान रखना, अस्थि मज्जा में होता है, जिसका इसको शरीर का क्या कहा जाता है, सिपाही कहा जाता है। प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है, शरीर का सिपाही किसे कहते हैं? ऑप्शन के अंदर WBC है, या इसको श्वेताणु के दो या ल्यूकोसाइट, तीनों नाम ध्यान रखने है, ठीक है। उसके अलावा शरीर के अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण जो होता है वो भी इसके द्वारा होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे का अपन प्रश्न देखते हैं। तीसरा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? यदि आप प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दोगे, यदि आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन, एक प्लाज्मा के अंदर विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो रक्त के थक्के को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, रक्त स्कंदन के लिए जिम्मेदार होता है, जिसको फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहते हैं। और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है उसको यदि प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं। क्या हिपेरिन कहते हैं, सीरम कहते हैं, RBC या WBC क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा, लगभग सबका आंसर सही है, बिल्कुल, क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा, आंसर ख रहेगा, सीरम। तीसरा प्रश्न अपन चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml के अंदर कितनी होती है? 100 ml रक्त के अंदर, 100 ml रक्त के अंदर कितना ग्राम आपके हीमोग्लोबिन होता है? तो यहाँ पर आपकी किताब में लिखा हुआ है 100 ml के अंदर, आपके यहाँ पर दिया हुआ है 15 डेसीलीटर। एक 100 ml के अंदर 15 ml आपको ध्यान रखना है, या 15 ग्राम ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 15 के आसपास 14.5 है, तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा। एक वयस्क व्यक्ति के अंदर 100 ml के अंदर कितना होता है? 100 ml के अंदर होता है आपका रक्त जो होता है वो होता है 100 ml के, जो यहाँ अंदर जो रक्त होता है वो यहाँ पर आपके रहेगा 14.5 ग्राम, ठीक है। अब आपसे ऐसे भी प्रश्न ये पूछ सकता है, यदि आपके शरीर का वजन 70 kg है, यदि किसी के शरीर का वजन 70 kg है, तो सबसे पहले 70 kg का 7% निकालो, तो आपके शरीर के अंदर रक्त हो जाएगा 4.9 यानी कि 5 लीटर के आसपास, ठीक है। 5 लीटर रक्त हो गया। अब 100 ml के अंदर कितना है? 15 ग्राम, ठीक है। तो 1 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा? 15 × 10 यानी कि 1 लीटर के अंदर 150 ml, ठीक है। और 150 का 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? लगभग 450 ml, यानी कि लगभग आधे लीटर के आसपास हीमोग्लोबिन हो जाएगा। यदि आपका शरीर का वजन 70 kg है, या आपके शरीर में 5 लीटर खून है, या 6 लीटर हो सकता है, जितना भी है, जैसे भी प्रश्न करें आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। शरीर के वजन का 7% और 100 ml के अंदर लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। यदि इससे लेवल कम आता है या ज़्यादा आता है तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मैंने देखा था कि अधिकांश बच्चे ऐसे हैं, 30% ऐसे बच्चे हैं, या 30 या 40% के दो ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ वीडियो को वॉच करते हैं, उसके सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे वाले जैसे वीडियो आएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा यहाँ पर प्रश्न आपके, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? ये आपके SSC 2016 में पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल, ये सभी जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और आपकी RBSC और NCERT की किताबों की लाइनों लाइन में से प्रश्न बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु होती है? तो सबको पता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर एक होता है हीम पार्ट और एक होता है ग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन जो होता है वो 95% होता है, हीम पार्ट जो होता है वो 5% होता है। तो यहाँ पर कौन सी धातु हो जाएगी? लोहा हो जाएगा, जिसको कहते हैं Fe+2 के रूप में होता है। ध्यान रखना, हमारे शरीर में जो लोहा होता है वो Fe+2 यानी कि फेरस के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा, आंसर ख रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है उससे पहले थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में वर्णन देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर, यानी कि ऐसे कह सकते हो रक्त के अंदर, ये लिखा हुआ रक्त के अंदर कोलाइडीय धातु के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि लाल रंग का प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन है?
लाल रंग का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक सयुग्मी प्रोटीन है। यदि आपसे पूछे हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन भी एक बहुलक है। यदि ऐसे भी प्रश्न पूछ ले कि हीमोग्लोबिन है और वहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है, उपरोक्त सभी, तो आपको वहाँ पर आंसर देना है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके बहुलक होता है। तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का सयुग्मी प्रोटीन है। सयुग्मी के है बहुत सारे युग्म इसमें जुड़कर एक प्रोटीन बनता है जो श्वसन वर्णक का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है पता है? जो आपके बाहर से ऑक्सीजन जाती है उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ता है, ठीक है, और उस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन पकड़ के हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और उस पूरे ऑक्सीजन को शरीर में घुमाने का काम किया जाता है। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन को परिसंचित करने के लिए हीमोग्लोबिन जरूरी है, ठीक है। यदि हीमोग्लोबिन की आकृति में कोई परिवर्तन आ जाएगा तो ऑक्सीजन प्रॉपरली तरीके से पूरे शरीर में संचरित नहीं होगी और ऐसी कंडीशन को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की क्रोमोसोमल डिजीज मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये एक सयुग्मी प्रोटीन है और श्वसन रंजक का कार्य करता है। इसके प्रत्येक अणु में 4 फेरस अणु होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आगे प्रश्न भी है। एक आपके जो हीमोग्लोबिन की संरचना होती है उसके अंदर 4 फेरस आयन होते हैं। अभी आगे मैं आपको कंडीशन भी दिखाऊंगा, उसके अंदर लगभग 4 फेरस आयन होते हैं, ठीक है, युग्म हिम समूह तथा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। यस, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय प्रक्रम में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि ऑक्सीजन जो होता है उसके साथ हीमोग्लोबिन जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यदि ऑक्सीजन के अलावा दूसरी कोई गैस जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपरली तरीके से श्वसन की क्रिया नहीं होती है। उसके अलावा इसमें कार्बनिक एनहाइड्रेस भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा मानव हीमोग्लोबिन में औसतन 100 ml के अंदर 15 ग्राम क्या होता है? 15 ग्राम आपके हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml में 15 ग्राम होता है। तो 1 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा? 150 ग्राम, ठीक है। आप यहाँ 150 ml भी कह सकते हो। और यदि आपके शरीर में 5 लीटर खून है तो कितना हो जाएगा? 450 ml के आसपास हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है, रक्त बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है कि रक्त बैंक किसे कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया, राजस्थान पुलिस के अंदर 2011 के अंदर पूछा गया, एनटीपीसी के अंदर पूछा गया। उसके अलावा आरआरबी यानी कि रेलवे जो होती है उस रेलवे के अंदर भी कई बार पूछा गया। राजस्थान पुलिस के अलावा राजस्थान पटवार के अंदर भी एक बार पूछा गया था। तो ये जो ऐसे प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे प्रश्नों की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होती है और इस चैनल के ऊपर आपको बहुत अच्छी अच्छी रिपीट प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपका क्या हृदय है, क्या प्लिया है, क्या किडनी है या यकृत है? बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सभी बच्चों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव लाइए। आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने दोस्त यार को कहे कि 7:30 या 8 बजे अपनी लाइव क्लास आती है, उसमें सभी बच्चे प्रेजेंट रहे और प्रेजेंट रहने के साथ साथ में आपको कमेंट भी करना है और कमेंट करके बताना है कि आप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश का सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर रहेगा ब्लड बैंक किसे कहता है? तो ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। अधिकांश बच्चे यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं यानी कि हार्ट, लेकिन हार्ट कोई ब्लड बैंक नहीं मानी जाती है। जो आपकी ब्लड बैंक जो होती है वो ब्लड बैंक होती है फ्लिया, ठीक है, जिसको आप तिल्ली कहते हो। क्या कहते हो? तिल्ली। स्प्लीन जो होती है उस स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा स्प्लीन। कई सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं गुरुजी ये प्लिया होता कहाँ है, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है? तो मैं आपके लिए थोड़ा सा वर्णन लेके आया हूँ, ठीक है। एक एक प्रश्न की व्यवस्थित व्याख्या आपके बीच लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ बच्चों को जोड़िए, आपसे सभी से निवेदन है, ठीक है। तो मैं आपको वर्णन बता देता हूँ यहाँ पर। प्लिया शरीर की सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथि है, डक्टलेस ग्लैंड है। यानी कि जो प्लिया होती है वो आपकी वाहिनीहीन ग्लैंड है। आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, जिसको रसायनों की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है यकृत। जैसा आप सोचते हो उस हिसाब से वो कार्य करती है। यदि आप पॉजिटिव सोचते हो तो वो बनाने वाले जो रसायन होंगे वो पॉजिटिव बनेंगे, अच्छे बनेंगे। और यदि आप नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव यदि आप सोचते हो तो आपका जो यकृत है वो नेगेटिव यानी कि अलग आपके जो
एसिड होंगे उसको बनाने का काम करेगा और जिसकी वजह से आपके शरीर में कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो यकृत के अलावा शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी यानी कि डक्टलेस ग्लैंड जो होती है वो प्लिया होती है, जो उदर के ऊपरी पार्ट में, जो आपका उदर होता है उसके बाईं ओर आमाशय के पीछे स्थित होती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये आपका आमाशय है और आमाशय के पीछे ये जो आपको येलो रंग की दिख रही है, ये येलो रंग की जो आपकी ग्रंथि है, इस ग्रंथि को आपको प्लिया या स्प्लीन कहते हैं। इसकी आंतरिक संरचना संयोजी ऊतक तथा स्वतंत्र पेशियों से बनी होती है। इसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसके अंदर संयोजी ऊतक होता है और उसके साथ साथ में स्वतंत्र पेशियां भी पाई जाती है। उसके अंदर प्लाज्मा वस्तु भरी रहती है, इस स्प्लीन के अंदर प्लाज्मा वस्तु भरी रहती है और इनकी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, इनकी कोशिकाओं को यहाँ पर आपके लिखा हुआ है, इनकी कोशिकाओं को बड़ी कोशिकाएं तथा जालक कोशिकाएं कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जालक कोशिका किस में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है, ऐसा करके बता दे तो आंसर रहेगा आपका प्लिया। इसके अतिरिक्त रक्तकण या लसिका कोशिका भी इसमें मिलती है। उसके अलावा प्लिया का कार्य मैं आपको बता देता हूँ, इसका कार्य क्या है। गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में रक्त कणों के निर्माण करने की प्रक्रिया जो होती है वो प्लिया में होती है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उस समय उस बच्चे के अंदर जो रक्त का जो निर्माण होगा वो इस प्लिया के अंदर होगा। और जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है यानी कि उसका जन्म हो जाता है, उसके बाद उसके शरीर के अंदर आप कहोगे तो उसके अंदर जो ब्लड का निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा, अस्थि मज्जा के द्वारा। कई बार इसको अपन ने पढ़ लिया है कि अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है, लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय इस प्लिया के अंदर आरबीसी या रक्त का निर्माण होता है। यह मुख्यतः कोशिका के रूप में रहता है, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग के अंदर अस्थि मज्जा जो होता है वो कोशिका के रूप में रहता है, जहाँ से रक्तकण संचित होकर रुधिर वाहिनी में जाता है, ठीक है। यानी कि प्लिया में रुधिर कणों का विघटन भी होता है। ध्यान रखना, रुधिर कणों का जो विघटन होता है वो प्लिया में भी होता है, लीवर में भी होता है। ध्यान रखना, लीवर में भी इस रक्त कणों का विघटन होता है। इसके अतिरिक्त प्लिया में लोह की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न आ सकता है, सर्वाधिक जो लोहे की मात्रा होती है वो प्लिया में होती है, क्योंकि जो रक्त का सर्वाधिक विघटन होता है वो होता है प्लिया के अंदर। और जैसे ब्लड टूटेगा तो ब्लड के अंदर क्या है, अपन ने देखा था हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में से एक निकलेगा हिम यानी कि लोहा निकलेगा और एक निकलेगा ग्लोबिन प्रोटीन। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के द्वारा जैसे टूटेगा तो उसमें से लोहा निकलेगा और लोहा आपके इस प्लिया के अंदर संचित रहेगा। उसके अलावा इस प्लिया का कार्य है प्रोटीन के उपापचय में ये योगदान देता है, मुख्यतः यूरिक अम्ल के निर्माण के अंदर ये योगदान देता है। एक प्रश्न आपसे मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको कमेंट के अंदर आंसर बताना है। यदि आपके शरीर में यूरिक अम्ल जमा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? सबको कमेंट के अंदर बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान रखना, प्लिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है। इसके बारे में 4-5 फैक्ट चीज़ें आपको एनी टाइम याद होनी चाहिए, चाहे आपको आधी रात को पूछ लिया जाए तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे का यहाँ पर प्रश्न आपके दिया हुआ है, WBC का गुण है। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका है, जिसको आप ल्यूकोसाइट कहते हो, जिसको आप श्वेताणु कहते हो, उसका गुण कौन सा है? केंद्रक युक्त रंगीन कणिका होती है, इसका आकार लगभग समान होता है, इसका जीवन काल 90 दिन होता है, इसकी गति अमीबीय प्रकार की होती है। इसमें से चारों में से कौन सा गुण आपके WBC का है? बाकी तीनों गलत है, एक सही है आपके। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही बता रहे हैं। पहले ऑप्शन को अपन चेक करते हैं, केंद्रिक युक्त, बिल्कुल WBC के अंदर केंद्रिक पाया जाता है। रंगीन, जो आपकी WBC होती है वो रंगीन नहीं होती है, रंगहीन होती है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रंगीन कणिका होती है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चेंज किया है, केंद्रिक युक्त होती है लेकिन रंगीन नहीं होती है, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, कलरनेस नहीं होती है, ठीक है। इसका आकार लगभग समान होता है, ठीक है। प्रत्येक WBC की जो संरचना होती है उस संरचना में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, इसकी संरचना के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये अलग अलग प्रकार की आपके WBC है, सब के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरे के अंदर लगभग समान नहीं होती है, लगभग सभी की सभी असमान होती है। इसका जीवन काल 90 दिन होता है, इसका जीवन काल 90 दिन नहीं होता है, इसका जीवन काल जो होता है वो 4 से 5 दिन होता है, यानी कि 4 से 5 दिन तक ये जीवित रहता है। उसके बाद इसकी अपने आप डेथ हो जाती है और नए WBC का निर्माण होता रहता है। चौथा आपका सही आंसर रहेगा, इसकी जो गति होती है वो अमीबीय प्रकार की होती है, यानी कि WBC जो होती है वो आपके
शरीर के अंदर जो गति करती है रक्त वाहिनियों के अंदर, वो आपके अमीबा के समान गति करती है। यानी कि अमीबा जो होता है वो लुढ़कता हुआ गति करता है। जिस प्रकार से पानी की बूंद ऊपर से नीचे आती है, गति करती है, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी की गति होती है, जिसको अमीबीय गति कहते हैं। एक विशेष प्रकार की गति है, एक सजीव की गति है अमीबीय गति। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी का जो गुण है वो आपका चारों के चारों गुण आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके चौथा एक गुण सही तो है, लेकिन यहाँ पर पहला गुण हो जाएगा केंद्रक युक्त रंगहीन कणिका है, पहला हो जाएगा। इसका आकार लगभग असमान होता है। दूसरा पॉइंट, इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है और इसकी गति अमीबीय प्रकार की होती है। चारों की चारों गुण आपको एज इट इज ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले आपके श्वेताणु के बारे में कुछ वर्णन दिया गया है, जो आपकी किताब की प्रिंट आउट को मैं लेके आ रहा हूँ। ये केंद्रक युक्त रंगहीन कणिका होती है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो रंगहीन कणिका होती है। वयस्क मानव में इनका जो संख्या होती है वो लगभग 7,000 प्रति घन mm होती है। यानी कि एक घन के अंदर जो इसकी संरचना होती है या एक घन mm के अंदर ये 7,000 के अंदर पाई जाती है। मानव में रक्ताणुओं और श्वेताणुओं का जो परसेंटेज है, कई बार पूछा गया है कि इसका जो अनुपात है वो कितना है, 600 अनुपात है। यानी कि 600 आपकी आरबीसी होगी तो एक आपकी डब्ल्यूबीसी होगी, ऐसे समझो। 600 तो आपकी हो जाएगी आरबीसी और एक हो जाएगी आपकी डब्ल्यूबीसी। 600 अनुपात एक होती है। 99 अनुपात जो 99% होती है वो आरबीसी होती है। 1% के अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। आगे देखो, यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, ये अनुपात ध्यान रखना। इसका आकार लगभग भिन्न भिन्न होता है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन के अंदर समान कहा था। इनका निर्माण अस्थि मज्जा तथा लसिका ऊतकों में होता है। अस्थि मज्जा ऑप्शन में नहीं है तो लसिका ऊतक भी ध्यान रखना। इसका जीवन काल 4 से 5 दिनों से कई दिनों तक हो सकता है। अमीबीय गति इसका विशेष लक्षण है, ठीक है। अमीबीय गति ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेताणु अनेक प्रकार की होती है। श्वेताणु के प्रकार ध्यान रखना। श्वेताणु मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है कणिका युक्त और एक होती है अकणिका युक्त, यानी कि कणिका रहित। और कणिकामय के अंदर या कणिका युक्त के अंदर 3 प्रकार ध्यान रखना। एक रखना न्यूट्रोफिल और एक ध्यान रखना इओसिनोफिल और एक ध्यान रखना बेसोफिल। और कणिका युक्त के अंदर या कणिका रहित के अंदर आपको एक केंद्राणु और लसिकाणु, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल आपसे पूछे श्वेताणु के अंदर श्वेताणु कितने प्रकार का होता है, वहाँ आपके ऑप्शन के अंदर कहीं पे 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 और 6 दिया हुआ है, तो वहाँ आपको 2 करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला और दूसरा हो जाएगा। और वहाँ पे यदि 2 ऑप्शन के अंदर नहीं है तो 3 ये और 2 ये, टोटल 5 प्रकार हो जाएंगे। तो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में इतनी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यदि इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका 100% एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। आपके यहाँ पर 8वां प्रश्न अपन देखते हैं। 8वां प्रश्न है यहाँ पर आपके कोशिका पारण का गुण किसमें पाया जाता है। कोशिका जो पारण होता है, यानी कि कोशिका को आर पार करने का, ये कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पार करने का गुण किसमें पाया जाता है। इओसिनोफिल में पाया जाता है, बेसोफिल में पाया जाता है, न्यूट्रोफिल में पाया जाता है या लिम्फोसाइट के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर, ठीक है, इसका सही आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल 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 अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर आपको कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ग्रुप के अंदर या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरे को मैसेज करना है। इस 8वां आपके प्रश्न होमवर्क के रूप में रहेगा। इसका आपको सही आंसर A, B, C और D ऐसे करके आपको 8 लिख के, A सही है तो A बताना है, B है तो B, C है तो C और D है तो D, ऐसे करके आपको कमेंट करना है। उसके अलावा आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। कोशिका पारण मैंने बता दिया। कोशिका पारण का मतलब होता है एक कोशिका को क्रॉस करके दूसरी कोशिका के अंदर जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है या न्यूट्रोफिल है या लिम्फोसाइट है। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको ये प्रश्न होमवर्क के रूप में रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा अवयव सर्वाधिक उपस्थित होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपके रक्त होता है उस रक्त के 2 पार्ट अपन ने देखे थे, एक देखा था प्लाज्मा और एक देखा था रक्त कोशिकाएं, जिसके अंदर अपन ने देखा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो है रक्त का 55% था, ये था 45%। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये आपके प्रत्येक वीडियो के अंदर मैं ये रक्त के बारे में बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है। ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, एल्बुमिन होता है या ग्लूकोज होता है।
ठीक है, कौन सा अवयव सर्वाधिक होता है? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश सही जा रहे हैं आपके। मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ, सभी आंसर दीजिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज 15 प्रश्न हैं, ठीक है, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव लाइए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक है। उसके अलावा जो अपने दोस्त यार है उनको कहिए कि इस चैनल के ऊपर अच्छा सा अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाया जाता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे साथ जोड़ सकते हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा अवयव सर्वाधिक होता है? बिल्कुल अधिकांश का सही आंसर है। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एल्बुमिन। एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है, वो एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला लगभग सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिनका परसेंटेज होता है वो 4.5 होता है। अभी मैं आपको एक सारणी बताऊंगा जो आपकी किताब के अंदर दी गई है, उसके अलावा आपके सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा, आंसर ग सही रहेगा, एल्बुमिन। 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। कोशिकीय ईंधन यानी कि कोशिका के अंदर ईंधन यानी कि कोशिका को एनर्जी देने का काम करने वाला कौन सा यहाँ पर आपके माना जाएगा, या कौन सा है? क्या वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है, क्या अमीनो अम्ल है, क्या ग्लूकोज है, या सभी के सभी कोशिका को ईंधन के रूप में काम आते हैं? तो यहाँ पर वैसे देखें तो सही आंसर उपयुक्त सभी है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर आपकी किताब के अनुसार सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है वो एनी टाइम रक्त के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यदि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसको एक्सचेंज करने का काम इंसुलिन या ग्लूकोगोन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कोशिकीय ईंधन के रूप में जो काम आता है वो आता है ग्लूकोज। क्या आता है? ग्लूकोज। सही आंसर ग रहेगा, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा गया कंपटीशन के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है उससे पहले आपके एक प्लाज्मा के प्रमुख अवयव के बारे में आपकी किताब की सारणी है, उस सारणी को अपन देख लेते हैं कि आपकी जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में कितने परसेंट के अंदर क्या होता है, उसका कार्य क्या है। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे देख लो कंपटीशन के हिसाब से या आपके 12वीं के हिसाब से या 10वीं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये सारणी मानी जाती है, ठीक है। सबसे पहले जो प्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है। उस 55% भाग के अंदर क्या क्या होता है? तो ध्यान रखना 55% भाग के अंदर कहीं ना कहीं आपके 90% जो आपका प्लाज्मा होता है उसमें प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। 90% क्या होता है? जल। बाकी 10% के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। सीधा सीधा कार्बनिक के अंदर कौन कौन से है और अकार्बनिक के अंदर कौन कौन से पदार्थ है। तो जल अधिकांश हो गया, तो जल तो ऑप्शन में आगे आएगा प्रश्न वैसे, ठीक है। रुधिर दाब एवं आयतन का नियमन परिवहन, ठीक है, ये तो अपने ऑप्शन में दिया नहीं गया था। प्रश्न आपसे पूछा गया था प्लाज्मा के प्रमुख अवयव में सर्वाधिक कौन सा होता है। यदि ऑप्शन में जल होता तो जल सही होता, लेकिन जल तो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया। तो सेकंड नंबर पर कौन सा है? 4.5% एल्बुमिन है। तो एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वो एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि प्लाज्मा में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा है, और वहां पर यदि जल ऑप्शन में दिया होता तो वहां पर आंसर एल्बुमिन ही होता, ठीक है। कैसे भी करे आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बार बार आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल जो होता है वो 90% होता है। जल का काम क्या है? रुधिर दाब एवं आयतन का नियमन, यानी कि आपके शरीर में जो बीपी जो होती है उसको नियमित करने का काम, और आपके शरीर में जो आयतन है उस आयतन को नियमित करने का काम, और भोज्य पदार्थों का जो परिवहन है उसके अंदर जल योगदान देता है। उसके अलावा कार्बन के अंदर सबसे पहले कौन आएगा? एल्बुमिन, फिर आएगा ग्लोबुलिन, फिर आएगा फाइब्रिनोजन, फिर आएगा प्रोथ्रोम्बिन, फिर आएगा ग्लूकोज, फिर आएगा अमीनो अम्ल, फिर आएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, फिर आएगा हार्मोन और एंजाइम, फिर आएगा यूरिया और यूरिक अम्ल। ये सभी के सभी रक्त के प्लाज्मा पार्ट के अंदर उपस्थित होते हैं, और सबका अलग अलग परसेंट है। सबका परसेंटेज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अल्प मात्रा में कौन सा होता है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा होता है, कौन कौन सी प्रोटीन होती है, उसके अलावा कौन कौन से इसके अंदर भोज्य पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, सब इसके अंदर रसायन कौन कौन से होते हैं, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। परसेंटेज के अंदर हाई और लो को आपका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एल्बुमिन के अंदर ध्यान देना है। एल्बुमिन जो होता है वो 4.5% होता है, ठीक है। प्रासरण दाब उत्पन्न करना, यानी कि इसके अंदर जो ओपी का संतुलन जो किया जाता है वो इस एल्बुमिन के द्वारा है। फिर है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन भी 3 प्रकार का होता है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा, जिसका जो परसेंटेज है वो 2.5% है, यानी कि पूरे कार्बनिक के अंदर जो 2.5% जो होता है वो 2.5% क्या होता है? अल्फा बीटा और
गामा। अल्फा और बीटा जो होता है वो भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, और जो गामा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ध्यान देना है, जो गामा है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यदि बाहर से कोई एंटीजन जाता है, जैसे कोरोना जो है, कोरोना जैसे आपके टच में आएगा तो कोरोना अंदर जाएगा तो कोरोना के एंटीजन जाएंगे, एंटीजन जैसे शरीर में जाएंगे तो जो आपके शरीर में ग्लोबुलिन प्रेजेंट है उसमें से भी गामा ग्लोबुलिन जो है, वाई आकार का जो ग्लोबुलिन है, वो वाई आकार का ग्लोबुलिन क्या करेगा, उस एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगा और एंटीजन के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो ध्यान रखना, गामा ग्लोबुलिन के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, अल्फा और बीटा के द्वारा परिवहन का कार्य किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आगे का अपन देखते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन 0.3% होता है, और रुधिर स्कंदन यानी कि जो रक्त का थक्का बनता है, उस रक्त के थक्के के अंदर फाइब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोथ्रोम्बिन भी अल्प मात्रा में होता है लेकिन रक्त स्कंदन के लिए जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज 0.1% होता है। ठीक है, यदि ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने का काम, और कम हो जाए तो उसको वापस लेवल में लाने का काम आपके इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जो अग्नाशय की अल्फा और बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। और ग्लूकोज क्या है, पोषक पदार्थ है, और आगे लिखा हुआ कोशिकीय ईंधन। आगे का प्रश्न आया था कोशिकीय ईंधन किसे कहता है, तो वहां पर आंसर था ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, बार बार कह रहा हूं, इसको रट लीजिए, बार बार लिख के याद कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से नीट, ठीक है, बहुत सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसमें बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस चीज़ों को आप यदि पढ़ के नहीं जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसके अलावा अमीनो अम्ल 0.04% होता है, पोषक पदार्थ है, यानी कि ये पोषक पदार्थ एनर्जी देने का काम करता है। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल 0.5% होता है। ठीक है, पोषक पदार्थ है। हार्मोन और एंजाइम अल्प मात्रा में होता है, ध्यान रखना, हार्मोन और एंजाइम आपके शरीर में अल्प मात्रा में होते हैं। और नियामक पदार्थ एवं जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी कि आपके शरीर की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं या घटाने का काम करते हैं, यानी कि आपके शरीर को संतुलित करने का काम हार्मोन और एंजाइम करते हैं। उसके अलावा आपके रक्त के प्लाज्मा के अंदर यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल के निर्माण के अंदर अपन ने देखा था प्लिया योगदान देता है। प्लिया जो होता है वो यूरिक अम्ल के निर्माण के अंदर योगदान देता है, और जिसके अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये चीज़ अपन ने पहले देखी थी। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, हार्मोन, एंजाइम, यूरिया और यूरिक अम्ल। अकार्बनिक के अंदर क्या क्या आएगा, अकार्बनिक में मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर प्रश्न लिया था, आपके शरीर में कौन सा आयन प्रेजेंट नहीं होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। ठीक है, ये सभी तो होता है, लेकिन वहाँ पर मैंने एक ऑप्शन वहाँ पर लिया था आपके कॉपर। कॉपर जो था वो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा भी खूब सारे होते हैं, जैसे आपके सिल्वर हो गया, बिल्कुल ये भी होता है, सॉरी गोल्ड हो गया, गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपके इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः दिए गए, लेकिन कॉपर नहीं होता है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर आयन भी दिए गए, जैसे यहाँ पर HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, HPO4 हाइड्रोजन सल्फेट, और SO4 यानी कि सल्फेट, ये भी आयन भी आपके इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, इसको एज इट इज याद कर लीजिए, किसका क्या कार्य है, इसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, आगे का प्रश्न अपन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न है, आरबीसी की विशेषता है। आरबीसी की कौन सी विशेषता है, इन चारों में से आरबीसी की विशेषता कौन कौन सी है, ऐसे समझ लो। आरबीसी जो होती है वो केंद्रक युक्त होती है, वृत्ताकार होती है, डिस्क रूपी होती है, उभयावतल होती है। ठीक है, क्या पहला गुण सही है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, रक्ताणु में श्वसन वर्णक सहयुग्मी प्रोटीन हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, क्या ये भी सही है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, और इसका जो कब्रिस्तान होता है, यानी कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो तिल्ली या फ्लिया, तिल्ली या फ्लिया को कहते हैं। प्लिया अपन ने पहले देखा था, प्लिया जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्लिया को कहते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही बता रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान अध्ययन कर लीजिए, थोड़ा सा इसको बार बार ऑप्शन को पढ़िए, इसमें से कौन कौन सा सही है। क के अंदर दिया हुआ ABCD सभी सही है, क्या ख के अंदर BCD सही है, ग के अंदर ACD सही है, और ग के अंदर A, B और D कौन सा सही है? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न अधिकांश का सही होगा। ठीक है, आंसर बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चे सही जा रहे हैं तो कुछ गलत भी जा रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है उसको दोबारा पढ़ते हैं, रक्ताणु केंद्रक युक्त वर्ताकार डिस्क रूपी एवं उभयावतल होती है। बिल्कुल, वर्ताकार भी होती है, डिस्क रूपी भी होती है, उभयावतल। उभयावतल का मतलब है जो आपकी ये होती है दोनों साइड, यानी कि इसके जो दोनों अंदर के जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं अवतल होते हैं, लेकिन केंद्रक युक्त,
आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता, वो तो हो जाएगी केंद्रक युक्त और ये हो जाएगी केंद्रक विमुक्त। ठीक है, तो केंद्रक युक्त नहीं होगी तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, बिल्कुल आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, लेकिन लामा और भेड़ के अंदर, लामा भेड़ और ऊंट के अंदर कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ये चीज़ मैंने बता दी थी, बिल्कुल भी सही है। रक्ताणु में श्वसन वर्णक सहयुग्मी प्रोटीन हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, सबको पता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी सही है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बिल्कुल सही है। जीवन काल 120 दिन होता है, इसका कब्रिस्तान प्लिया यहाँ, उसके अलावा यकृत को भी कहता है, तो ये भी सही है, यानी कि बी सी डी ख सही है उत्तर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अधिकांश का सही उत्तर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं, 12वां प्रश्न अपन देखते हैं। 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है भाई कि कौन सा ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है। अभी अपन ने सारणी के अंदर देखा था, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। इसमें से कौन सा एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है? सबका उत्तर सही आना चाहिए, सब कमेंट करने चाहिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं सब कमेंट करो और सब सही आंसर बताओ, अल्फा बीटा गामा या सभी। अपन ने देखा था अल्फा और बीटा तो क्या कर रहे थे, परिवहन का कार्य कर रहे थे, लेकिन जो आपका गामा था वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा आंसर ग। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होता है, प्रतिजन क्या होता है, सभी चीज़ों को अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। यदि आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, यदि आप सबका सपोर्ट रहा तो सभी चीज़ों को अपन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं, 13वां जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है वो आपके प्रश्न है, ये भी प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में कितने फेरस अणु होते हैं। अभी मैंने हीमोग्लोबिन की संरचना के अंदर कहा था, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की संरचना जो होती है, इसके अंदर एक होता है हिम पार्ट, एक होता है ग्लोबिन। हिम के अंदर भी, हिम भी कितने पार्ट है, तो यहाँ पर आपके दिया गया है, यहाँ पर मैं इसको यदि हटा दूँ तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखेगा, एक आपको अल्फा फर्स्ट नीचे दिख रहा है, एक आपको नीचे अल्फा सेकंड मिल रहा है, एक आपको बीटा फर्स्ट और एक आपको बीटा सेकंड, यानी कि यहाँ पर 4 तो आपको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मिलेगी। 4 आपको क्या मिलेगी, पेप्टाइड संरचना, 1 2 3 और 4, 2 अल्फा और 2 बीटा। उसके अलावा एक यहाँ पर हिम समूह हो गया, हिम ग्रुप लिखा हुआ देखो, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। टोटल कितने हिम समूह होता है, ये पूरी हीमोग्लोबिन की संरचना है। हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, और इसके अंदर लोहा सेंटर पॉइंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के अंदर यदि देखोगे तो 4 फेरस अणु प्रेजेंट रहते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और 4 फेरस अणुओं को घेरे हुए 4 पेप्टाइड संरचना होती है, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड संरचना कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 फेरस अणु प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका, उम्मीद करता हूं कि सबका सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं, 14 यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन के विखंडन के बाद हिम समूह के लोह तत्व को शरीर में कहाँ संग्रहित किया जाता है। आपके शरीर में लोहे को, यानी कि जो आपका लोहा होता है Fe+2 जो होता है, वो Fe+2 आपके शरीर में कहाँ स्टोर किया जाता है। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे शरीर में लोहा कहाँ संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश के सही उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है, उस हीमोग्लोबिन को तोड़ने के बाद तो इसमें से क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा हिम और एक निकलेगा ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन भी 3, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो यहाँ पर लोहा जो होगा वो टूटता जाएगा और यकृत, कलेजा और लीवर तीनों एक ही नाम है। यकृत को आप लीवर कह दो, कलेजा कह दो या जिगर कह दो, तीनों के तीनों यकृत के नाम है, और तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन के अंदर डाल सकता है। और यदि आपके तीनों में से एक भी नाम आपको याद नहीं है तो आपका प्रश्न बाउंस हो सकता है, आपका प्रश्न गलत हो सकता है। मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि मेरे बच्चों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी चीज़ इस प्रश्नों के अंदर इंक्लूड कर देता हूं। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी रहेगा, यानी कि हीमोग्लोबिन का जैसे आपके शरीर में विखंडन होगा तो यकृत के द्वारा विखंडन किया जाएगा, और विखंडन करने के बाद जो लोहा है वो आपके यकृत के अंदर स्टोर हो जाएगा और आपका हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। और हीमोग्लोबिन के टूटने से विलिरुबिन और विलिवार्डिन दो विशेष प्रकार के वर्णन निकलेंगे, और विलिरुबिन और विलिवार्डिन के द्वारा, विलिरुबिन के द्वारा आपका जो मल का रंग होगा वो भूरा हो जाएगा, और मल के द्वारा विलिरुबिन शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके विशेष प्रकार के वर्णक के ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन के टूटने से 2 वर्णक निकलते हैं,
एक विलिरुबिन और एक विलिवार्डिन। विलिरुबिन जो है उसके द्वारा मल का रंग भूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आंसर घ। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। प्रश्न 15वां है, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है। प्रतिरक्षा जो होती है आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है उसकी प्रारंभिक स्टेप जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी कोशिका आपस में जुड़ती है। कौन कौन सी कोशिका जब आपस में जुड़ती है तब प्रथम पंक्ति यानी कि सबसे पहले जैसे प्रतिजन बाहर से आएगा तो सबसे पहले प्रतिजन के ऊपर हावी कौन होगा, इसकी प्रथम पंक्ति जो होगी वो कौन सी होगी। क्या व्रत बक्साणु और बेसोफिल होगी, व्रत बक्साणु और इयोसिनोफिल होगी, व्रत बक्साणु और न्यूट्रोफिल होगी, या सभी के सभी प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सबका ये प्रश्न सही होगा, ठीक है। आप जल्दी से आंसर बता दीजिए। और आज आपने अच्छे से वीडियो को शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और मेरे साथ लाइए। और 10वीं के बच्चे जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उस सभी से निवेदन है, उस सभी के लिए ये जो वीडियो है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वीं के अंदर पाचन तंत्र भी है, 10वीं के अंदर श्वसन तंत्र भी है, 10वीं के अंदर आपके रक्त परिसंचरण तंत्र भी है। तो आपके जो भी वीडियो बने हैं सभी प्लेलिस्ट देख लीजिए और सभी को कॉपी के अंदर लिखने का प्रयास कीजिए, सभी प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें आपके हैं। और जैसे ये आपके एक बार 12th का काफ़ी सारा कोर्स हो जाता है उसके बाद 10वीं का 11वीं का सबका शुरू करेंगे। और कंपटीशन के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश का उत्तर सही है। यहाँ पर सही आंसर रहेगा आंसर ग से रहेगा, यानी कि व्रत बक्साणु और न्यूट्रोफिल जो है वो प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।